मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम 11 अगस्त 2023 के लिए करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। हम हर क्वेश्चन की डिस्कशन भी साथ ही में करते हैं ब्रीफ में, सो दैट आपको उसका क्वेश्चन को क्राम ना करना पड़े। सो लेट्स बिगिन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज which article of the Constitution of India deals with the alteration of areas, boundaries or names of existing states? भारत के संविधान का कौन सा आर्टिकल किसी भी राज्य की अगर उसका एरिया को चेंज करना है, उसकी बाउंड्री चेंज करनी है या फिर उसका नाम चेंज करना है, तो कौन से आर्टिकल के अंडर वो होता है? ऑप्शन ए है आर्टिकल 1, ऑप्शन बी है आर्टिकल 2, ऑप्शन सी है आर्टिकल 3 एंड ऑप्शन डी है आर्टिकल 4। सो इस क्वेश्चन का आप सोर्स देख सकते हो। रिसेंटली जो केरला है, उन्होंने अपनी केरला की असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पास की है। सेंटर को उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि केरला का नाम केरलम रखा जाए। केरला को उनके अकॉर्डिंग उनका रीजन ये है कि केरला को मलयालम में केरलम बोला जाता है, तो इसी वजह से न्यूज में था। केरला की असेंबली ने उन्होंने एक रिक्वेस्ट की है कि कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट की जाए, जिसके अंडर जो स्टेट है एज विच रेफर्स द स्टेट एज केरला, इसके बारे में कि जिस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट को जिसको केरला बोला जाता है उसको अमेंड किया जाए और उसका नाम बदल के केरलम रखा जाए। तो इसी वजह से ये न्यूज में था। केरलम क्या है? केरलम इज एक्सेप्टेड एंड कॉमन यूसेज इन मलयालम। स्टेट इज जनरली रेफर्ड टू एज केरला इन ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, स्पेशली जो इंग्लिश में रिकॉर्ड्स हैं, तो उनके लिए केरला को इंग्लिश में केरला ही बोला जाता है। लेकिन केरलम क्या है? एक्सेप्ट किया गया है कि मलयालम में कॉमनली यूज किया जाता है। हमारे संविधान का जो फर्स्ट शेड्यूल है वो ये भी स्पेसिफाई करता है कि इस स्टेट का नाम क्या है? केरला। आपको पता होगा, अगर आप पॉलिटी के बुक्स में आपने चैप्टर पढ़ा होगा कि जो हमारा फर्स्ट शेड्यूल है वो स्टेट्स के नाम के साथ डील करता है। द नेम ऑफ आवर स्टेट इज केरलम इन मलयालम लैंग्वेज। स्टेट्स वर फॉर्म्ड बेस्ड ऑन द लैंग्वेज, की लैंग्वेज के भाषा के आधारित पर स्टेट बनी थी 1 नवंबर 1956 को। तभी इन्होंने ये डिमांड की है कि केरला डे भी नवंबर 1 को ये मनाया जाता है। केरला को मलयालम स्पीकिंग कम्युनिटी के लिए, मलयालम स्पीकिंग कम्युनिटी को इकट्ठे करने के लिए जो केरला है ये बनाया गया था जब भी नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल हुआ था। However, the name of our state is listed as Kerala in the first schedule of the Constitution and the Assembly unanimously होता है, सबने एक साथ ही रिक्वेस्ट किया है, किसी ने अपोज नहीं किया यूनियन गवर्नमेंट को कि उनको इमीडिएट स्टेप्स ले वो, सो दैट इसको केरलम बनाया जाए अंडर द आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आपको पता होगा आर्टिकल 3 डील्स विद द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, ऑल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। तभी ये न्यूज में था। तो यहाँ पर भी सेम ही चीज लिखी हुई है। अगर आपको यहाँ पर पढ़ने में दिक्कत आ रही है, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, वही सेम चीज यहाँ पर मैंने यहाँ पर टाइप की है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज आर्टिकल 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ एलिफेंट्स इन इंडिया? भारत में सबसे ज्यादा हाथी कहाँ पर है, कौन से राज्य में है? ऑप्शन ए है असम, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है केरला एंड ऑप्शन डी है कर्नाटका। ये यहाँ पर आप इस क्वेश्चन का सोर्स देख सकते हैं। रिसेंटली जो एशियन एलिफेंट पॉपुलेशन और डेमोग्राफिक एस्टिमेट्स पर एक रिपोर्ट रिलीज हुई है, जिसके अकॉर्डिंग जो नंबर ऑफ एलिफेंट्स है कर्नाटका में वो बढ़े हैं। लास्ट टाइम से 364 एलिफेंट्स बढ़े हैं कर्नाटका में, और टोटल नंबर ऑफ एलिफेंट्स अभी कर्नाटका में हो गए हैं 6395। तो इसी वजह से न्यूज में था। ये जो रिपोर्ट है ये कर्नाटका के मिनिस्टर फॉर फॉरेस्ट जो ईश्वर खंड्रे जी हैं, उन्होंने ये रिलीज की थी अहेड ऑफ द वर्ल्ड एलिफेंट डे, जो कि 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है, टू क्रिएट द अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिजर्विंग एंड प्रोटेक्टिंग दीज एनिमल्स दैट आर कंसिडर्ड एज एंडेंजर्ड स्पीशीज। तो यहाँ पर आपके लिए एक और एक्स्ट्रा पॉइंट है कि जो एशियन एलिफेंट्स है ये क्या है? एंडेंजर्ड है। नंबर ऑफ एलिफेंट्स कर्नाटका में 346 बड़े हैं। टोटल जो नंबर अभी 6395 हो गया है, जो कि 2017 में 6049 था, जो कि हमारे देश में सबसे ज्यादा है। इस जो रिपोर्ट है इसके अकॉर्डिंग इंडिया में अबाउट 27,000 एशियन एलिफेंट्स है, जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा नंबर है, लार्जेस्ट पॉपुलेशन है एशियन एलिफेंट्स की। एलिफेंट सेंसस 2017 के अकॉर्डिंग भी कर्नाटका में हाईएस्ट नंबर थे। सेकंड नंबर पर था असम और थर्ड नंबर पर था केरला। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज कर्नाटक।
कर्नाटका, फर्स्ट नंबर पर कर्नाटका, सेकंड नंबर पर असम एंड थर्ड नंबर पर केरला। आपके लिए क्या क्वेश्चन है कि जो प्रोजेक्ट एलिफेंट है वो कब स्टार्ट किया गया था, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, तो आई होप आपको ये पता होगा, आपको ये कमेंट सेक्शन में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अमेज़न कोऑपरेशन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ACTO समिट 2023 वाज होस्टेड बाय। रिसेंटली अमेज़न कोऑपरेशन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के समिट किसके द्वारा होस्ट की गई है? ऑप्शन ए इज गुआना, ऑप्शन बी है पेरू, ऑप्शन सी है ब्राजील एंड ऑप्शन डी है बोलीविया। यहाँ पर आप इसका भी सोर्स देख सकते हैं, अमेज़न नेशंस टू जॉइंटली फाइट डिफॉरेस्टेशन। सबसे पहले तो ACTO की बात करते हैं। अमेज़न कोऑपरेशन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 8 अमेज़ोनियन कंट्रीज ने बनाई थी। कौन कौन सी? बोलीविया, ब्राजील, कोलंबिया, इक्वेडर, गुआना, पेरू, सुरीनेम एंड वेनेजुएला, जिन्होंने अमेज़न कोऑपरेशन ट्रीटी साइन की थी। और इसके बारे में एक और चीज आपको ध्यान रखना है कि ओनली अकेली ये ऐसी एक ट्रीटी या ब्लॉक है जो कि सोशो इन्वायरमेंटल जो फील्ड में काम करता है। कहां पर? लैटिन अमेरिका में। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। 8 साउथ अमेरिकन कंट्रीज ने एग्री किया है टू लॉन्च एन अलायंस टू फाइट द डिफॉरेस्टेशन। अभी इन्होंने बोला है कि हम जो डिफॉरेस्टेशन है, जो अभी जंगलों को काटा जा रहा है, उसको उसके अगेंस्ट एक अलायंस बनाएंगे, डिफॉरेस्टेशन पर काम करेंगे अमेज़न रेन फॉरेस्ट में। ये अभी रिसेंट समिट ब्राजील में जो हुई है वहां पर उन्होंने शपथ ली है टू स्टॉप द वर्ल्ड्स बिगेस्ट रेन फॉरेस्ट फ्रॉम रीचिंग अ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। आपको पता होना चाहिए कि जो अमेज़न है इट इज वर्ल्ड्स बिगेस्ट रेन फॉरेस्ट। आपने इसको मैप पर भी देखना है, मैंने नेक्स्ट स्लाइड में इसके बारे में थोड़ा लिखा भी हुआ है, वो मैं अभी आपको बता दूंगी। ग्रुप के जो मेंबर्स हैं अभी मैंने डिस्कस किए, बोलीविया, ब्राजील, कोलंबिया, इक्वेडर, गुआना, पेरू, सुरीनाम और वेनेजुएला। इन्होंने जॉइंट डिक्लेरेशन बेलम में, जो कि अमेज़न रिवर का माउथ है, वहां पर ये जॉइंट डिक्लेरेशन साइन की है और नियरली 10,000 वर्ल्ड रोड मैप बनाया है टू प्रमोट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड डिफॉरेस्टेशन एंड फाइट द ऑर्गेनाइज्ड क्राइम दैट फ्यूल्स इट, जो इसको बढ़ावा देता है। Amazon rainforest covering much of the western Brazil and it extends into Colombia, Peru and other South American countries is world's largest tropical rainforest, जो कि अपनी बायोडाइवर्सिटी के लिए काफी फेमस है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज ब्राजील। यहाँ पर मैं हाईलाइट करना भूल गई, आई एम सॉरी फॉर दैट। तो इसका आंसर है ब्राजील। अभी हमने इसका जो डिटेल्स है देखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द शांति स्वरूप भटनागर प्राइज इज गिवन इन द फील्ड ऑफ। शांति स्वरूप भटनागर प्राइज कौन से फील्ड में दिया जाता है? ऑप्शन ए है मैथमेटिक्स, ऑप्शन बी है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ऑप्शन सी है हिस्ट्री एंड ऑप्शन डी है इकोनॉमिक्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड्स क्यों न्यूज में था, क्योंकि 2 साल हो गए अभी तक इसका जो अवार्ड है ये दिया नहीं गया है, पिछले 2 सालों से होल्ड पर किया गया है, इसी वजह से ये न्यूज में था। सो जो शांति स्वरूप भटनागर प्राइज है ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में दिया जाता है। किसके द्वारा? हर साल दिया जाता है जर्नली, लेकिन पिछले 2 साल से नहीं दिया गया, होल्ड पर रखा हुआ है। किसके द्वारा दिया जाता है? CSIR के द्वारा, जिसकी फुल फॉर्म है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। और किसके लिए? जो जिनको ये अवार्ड दिया जाता है, क्यों दिया जाता है उनको? अगर उन्होंने कोई बहुत ही आउटस्टैंडिंग रिसर्च अप्लाइड और फंडामेंटल किसी भी फील्ड में, साइंस के, फॉर एग्जांपल बायोलॉजी, केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल साइंस, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, मेडिसिन एंड फिजिक्स, तो किसी भी फील्ड में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के उन्होंने काम किया हो, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ओपन मार्केट सेल स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड बाय। ओपन मार्केट सेल स्कीम किसके द्वारा इम्प्लीमेंट की जाती है? ऑप्शन ए है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग, ऑप्शन बी है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी है नीति आयोग एंड ऑप्शन डी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इसका जो सोर्स है, टू कर्ब द प्राइस राइज, प्राइसेस को बढ़ने से रोकने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो और ज्यादा फूड ग्रेन स्टॉक रिलीज करेंगे बाय ओपन मार्केट सेल। तो ओपन मार्केट सेल स्कीम क्या है? एक प्रोग्राम है जो कि FCI इम्प्लीमेंट करता है। क्यों? टू फैसिलिटेट द सेल ऑफ सरप्लस फूड ग्रेन, जो आप बोल सकते हो जो स्टॉक हमारे पास सरप्लस होता है, जो एक्स्ट्रा स्टॉक होता है, जिसमें प्राइमरीली व्हीट, राइस को जो है सेल किया जाता है ओपन मार्केट के सेंट्रल पूल से।
तो तभी ये न्यूज में था। इसकी जो डिटेल्स है हम वीकली करंट अफेयर में और ज्यादा इसको लेबोरेट करके डिस्कस करेंगे। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना वाज लॉन्च्ड इन। जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है कब लॉन्च की गई है? ऑप्शन ए है 2014, ऑप्शन बी है 2018, ऑप्शन सी है 2020 एंड ऑप्शन डी है 2023। यहाँ पर आप इसका भी सोर्स देख सकते हैं। रिसेंटली जो कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया होते हैं उनका एक ऑडिट हुआ था जिसमें हेल्थ मिनिस्ट्री के काफी सारे जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के रिगार्डिंग काफी सारे फ्रॉड्स एक्सपोज हुए हैं और हेल्थ मिनिस्ट्री ने इसको डिफेंड किया है, तभी ये न्यूज में था। जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है। दैट मीन्स कि इसको जो फंड्स होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट भी देती है और स्टेट गवर्नमेंट भी देती है। स्कीम में हेल्थ कवर प्रोवाइड किया जाता है हर साल हर फैमिली को कितना 5 लाख तक का किसके लिए? सेकेंडरी एंड टर्शरी केयर हॉस्पिटलाइजेशन के लिए। और इसमें 12 करोड़ फैमिली से भी ज्यादा को कवर किया गया है जो कि पॉपुलेशन में बॉटम 40% है। जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है ये बेनिफिशियरी को आधार आइडेंटिफिकेशन के थ्रू जो आइडेंटिफाई करती है, जहां पर जो बेनिफिशियरी है वो मैंडेटरी आधार बेस्ड KYC के प्रोसेस से गो थ्रू करता है। एक्चुअल में ये इसमें फ्रॉड्स के देखे गए हैं कि बहुत सारे बेनिफिशियरीज या तो सेम आधार पर रजिस्टर हुए हैं, सेम मोबाइल नंबर पर रजिस्टर हो रखे हैं, तो तभी ये जो फ्रॉड्स है यहाँ पर मेंशन्ड भी होगा कि फॉर इंस्टेंस ऑलमोस्ट 7.5 लाख 7.5 लाख लोग इस स्कीम के अंडर जो है एक ही सिंगल सेलफोन नंबर जो 9999 इससे उन्होंने लिंक कर रखे थे। और तमिलनाडु में 4761 रजिस्ट्रेशन है, वो जस्ट 7 आधार नंबर्स पर ऑलमोस्ट 5000 रजिस्ट्रेशन कर रखी हैं। तो यही जो है इसी वजह से न्यूज में था। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज 2018। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 2018 में लॉन्च की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लूना 25 अ लूनर लैंडिंग स्पेसक्राफ्ट इज बीइंग लॉन्च्ड बाय। लूना 25 जो कि एक मून पर लैंडिंग करेगा ऐसा स्पेसक्राफ्ट है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी है USA, ऑप्शन सी है चाइना एंड ऑप्शन डी है रशिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं रशिया की स्पेस एजेंसी रॉसकॉस्मोस ने अपना एक मून मिशन लूना 25 अनाउंस किया है। कहाँ पर जाएगा? मून के साउथ पोल पर ये लैंड करेगा। कब ये लॉन्च होगा? 11 अगस्त को। ये जो लूना 25 है इसको लूना ग्लोब लैंडर की तरह भी बोला जा रहा है, जो कि रशिया का लूनर लैंडर मिशन है। आपको पता होगा रिसेंटली इंडिया ने भी अपना लूनर एक मिशन चंद्रयान 3 एक लॉन्च किया है। उससे जस्ट 4 हफ्ते बाद ही रशिया ने ये लॉन्च कर दिया है। चंद्रयान 3 है जो वो अगस्त 23 अगस्त को जो है मून के साउथ पोल पर सॉफ्ट टच वहां पर लैंड करेगा। लेकिन जो लूना 25 मिशन है इसका एम क्या है कि वो लूनर पोलर रेगोलिथ जो मून का सरफेस मटेरियल है उसकी कंपोजिशन देखेगा। इसके अलावा जो लूनर पोलर एक्सोस्फीयर है जो वहां पर एक आप सराउंडिंग लेयर बोल सकते हो उसका प्लाज्मा और डस्ट कंपोनेंट देखेगा। इसकी जो प्राइमरी लैंडिंग साइट है लूना 25 की, कहां पर ये लैंड करेगा? वो लूनर साउथ पोल के पास में है विद रिजर्व साइट जो कि मंजिनी क्रेटर के साउथ वेस्ट में लोकेट की हुई है। ये इसलिए भी न्यूज में था क्योंकि काफी इसके बारे में कंट्रोवर्सी चल रही है कि क्या ये चंद्रयान 3 को इंटरप्ट ना कर दे, कहीं ये दोनों क्लैश ना हो जाए। तो इसी वजह से काफी टाइम से न्यूज में अभी चल रहा है, इस पे डिस्कशंस चल रही हैं। इसके साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर इंडिया का चंद्रयान 3 इससे पहले साउथ पोल पर लैंड कर गया तो भारत पहला देश बन जाएगा जो कि चंद्रमा के साउथ पोल पर अपना जो मिशन है उन्होंने लैंड करवाया है। तो ये ध्यान रखने हैं आपको तीनों पॉइंट्स। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज रशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म एरिस रिसेंटली सीन इन न्यूज इज रिलेटेड टू। एरिस नाम की एक टर्म हाल ही में न्यूज में देखी जा रही है, किससे रिलेटेड है? ऑप्शन ए है रैंसमवेयर, ऑप्शन बी है वायरस, ऑप्शन सी है ऑपरेटिंग सिस्टम एंड ऑप्शन डी है एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड रोबोट।
यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यू कोविड वेरिएंट एरिस डिटेक्टेड इन महाराष्ट्र। तो अभी कोविड का एक नया वेरिएंट एरिस नाम का महाराष्ट्र में डिटेक्ट किया गया है। इससे पहले यूनाइटेड किंगडम ने भी इसका जो स्प्रेड देखा था एरिस, या फिर इसको EG.5.1 के नाम से भी जाना जाता है। तो यूके में भी इसके केसेस देखे गए थे, लेकिन रिसेंटली भारत के महाराष्ट्र में भी देखा गया है, तो ये न्यूज में था। जो एरिस वेरिएंट है इट इज बिलीव्ड टू हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम द ओमिक्रॉन लीनिएज। अभी जो लास्ट जो वेरिएंट कोविड-19 का देखा गया है ओमिक्रॉन, उसी के लीनिएज से माना जा रहा है, ये बिलोंग करता है। वायरस की जो एबिलिटी है टू अडेप्ट टू डिफरेंट कंडीशंस, की जो वायरस है जैसे भी कंडीशंस उसको मिल जाए उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेता है, जिसमें ह्यूमन का इम्यून रिस्पॉन्स हो गया, अगर किसी की इम्यूनिटी ज्यादा है उस पर भी ये अटैक कर सकता है। लेकिन अभी साइंटिफिक जो भी ज्यादा इसका डेटा वगैरह नहीं मिला है, तो जब भी ये डिटेल जैसे जैसे आती रहेगी हम न्यूज में डिस्कस करते रहेंगे, तभी इसके बारे में काफी जो है चिंता चल रही है कि अगर ये फैलता है तो ये बहुत तेजी से फैल सकता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज वायरस। और जो एरिस है ये क्या है, कोविड का एक वेरिएंट है कोविड-19 का, और ओमिक्रॉन की ये लीनिएज से बिलोंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु एडमिनिस्टर्स द ओथ टू चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ अ स्टेट। किसी भी राज्य के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को शपथ कौन दिलाता है? ऑप्शन ए है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो भारत के चीफ जस्टिस हैं। ऑप्शन बी है चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, उस राज्य के मुख्यमंत्री। ऑप्शन सी इज उस राज्य के राज्यपाल या गवर्नर। ऑप्शन डी इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पिक्चर है, ये उड़ीसा के जो गवर्नर है श्री गणेशी लाल जी, उनकी पिक्चर है। ये अभी जो उड़ीसा के हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस ऑफ बने हैं, जस्टिस सुभाषिष तलपत्रा जी, उनकी पिक्चर है। ये यहाँ पर इनको शपथ दिला रहे हैं। ये दोनों पिक्चर आप यहाँ पर देख सकते हैं। ओथ है जो ऑफिस की, वो गवर्नर वहां के हैं जो श्री गणेशी लाल जी, उन्होंने इनको एडमिनिस्टर कराई है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज अ गवर्नर ऑफ द स्टेट। आपके लिए क्वेश्चन है कि जो इंडिया का चीफ जस्टिस होते हैं उनको ओथ कौन एडमिनिस्टर करवाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डज इंडस रिवर एम्प्टी इटसेल्फ। जो इंडस नदी है, जो सिंधु नदी है, ये अपना पानी कहाँ पर ड्रेन करती है? ऑप्शन ए है बे ऑफ बंगाल, ऑप्शन सी है अरेबियन सी, ऑप्शन सी है अंडमान सी, एंड ऑप्शन डी है ईस्ट सी। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडस रिवर है जो सिंधु नदी है, ये तिब्बत में ओरिजिनेट होती है, वहां से ये स्टार्ट होती है। एक जो साउथ वर्ड बाद में चलते हुए हिमालय माउंटेन्स के थ्रू अरेबियन सी में ये जाकर अपना पानी ड्रेन करती है। जो ये क्या है, कराची जो शहर है उसके साउथ ईस्ट में पड़ता है। अगर इंडस रिवर की अगर बात करें डिटेल में, तो ये कैलाश रेंज ग्लेशियर्स हैं, कहाँ पर, मानसरोवर लेक पे, वहां से ये इसका सोर्स है। जो इंडस रिवर है इसकी 2880 किलोमीटर की लेंथ है, जिसमें से सिर्फ 710 किलोमीटर इंडिया की जम्मू एंड कश्मीर में ये फ्लो करती है। बाकी का जो रिवर सिस्टम है, बाकी जो रिवर है, ये पाकिस्तान और तिब्बत में डिवाइडेड है। ये तिब्बत के बुखारचू रीजन के ग्लेशियर से आती है, जो कि मानसरोवर लेक के बिल्कुल पास में है। हिमालयन माउंटेन्स, हिंदू कुश, कराकोरम रेंज, ये जो इसका लैंडस्केप का मेजोरिटी ऑफ द पार्ट बनाते हैं। बाकी पाकिस्तान का सेमी एरिड प्लेन्स होते हैं। इसकी अगर सहायक नदियों की बात करें, ट्रिब्यूटरीज की, एक है जस्कर जो कि लद्दाख में फ्लो करती है, उसके बाद है अस्तर नंगा पर्वत में, चिनाब, सतलुज, सोन, ब्यास, रावी, द्रास, सुरु, झेलम, किशनगंगा, श्योक रिवर, गिलगिट, शिगार या संघार, काबुल, कुर्रम, गोमाल, तोची, विबोआ, ये सभी सुलेमान रेंजेस में ओरिजिनेट होती हैं। हरिके बैरेज है जहां पर ब्यास और सतलुज, जो इसकी दो ट्रिब्यूटरीज हैं, ये हरिके बैरेज जो कि पंजाब में है, वहां पर ये मिलती हैं नदियां। और इसके बाद ये इंदिरा गांधी जो कैनाल है, वहां पर अपना पानी, वहां पर इनका पानी चैनल होता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज अरेबियन सी। यहाँ पर आप मैप से भी देख सकते हैं, ये है अरेबियन सी जहां पर ये अपना पानी ड्रेन करती है। अगर आप देखो, ये है तिब्बत का रीजन, यहाँ से इंडस आ रही है, ये आप देख सकते हैं, यहाँ से आप दिखाया गया है। इसकी सहायक नदियां श्योक है, यहाँ पर झेलम है, चिनाब है, रावी है, सतलुज है,
और ये काफी बारीक लिखा हुआ है तो आपको विजिबल नहीं होगा। अभी हमने यहाँ पर जो डिस्कस की है, यहाँ पर लिखी हुई है जस्कर, यस्कर हो गई, एस्टर हो गई, यहाँ पे ये आपको बहुत छोटे छोटे अक्षरों में है तो विजिबल नहीं होगी। मेन जो है, मेन इसकी ट्रिब्यूटरीज झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, ये ब्यास रही, ये आपको क्लियरली यहाँ पर विजिबल है। इंडिया से ये बाद में होते हुए यहाँ पर पाकिस्तान से निकलकर और कराची के साउथ ईस्ट में अरेबियन सी में अपना पानी ड्रेन कर देती है। तो आई होप इससे मैप से आपको थोड़ी सी क्लैरिटी हो गई होगी। ये हमारे सोशल मीडिया के यूजर नेम है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ये टेलीग्राम का लिंक है जहां पर आपको क्विज भी मिल जाएंगे और पीडीएफ्स भी मिल जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी प्लीज हिट द लाइक बटन, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। सी यू टुमारो एट 8 o'clock। हैव अ नाइस डे।